हेलो फ्रेंड्स, मैं साइंस का जो लेसन 1 है मैटर्स अराउंड अस, उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसका पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूँ। जिसने वो नहीं देखा पहले वो देख लेना, तभी पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए और लिक्विड में चेंज हो जाए, उसे हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर दैट सॉलिड मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल टू फ्रॉम वेपर्स। ठीक है, जहाँ पे लिक्विड है वो बॉइल होता है, इतना बॉइल हो कि वो स्टीम या वेपर में चेंज हो जाए, उसे हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर विच इज सॉलिड चेंज इनटू द लिक्विड, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट एट द टेम्परेचर विच लिक्विड बॉइल एंड चेंज इनटू द वेपर इज कॉल्ड इज बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। जो सॉलिड है विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस। सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हुए बिना जब डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट में सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, सेकंड में लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा था, गैस में बोल सकते हो, गैस में चेंज हो रहा था, लिक्विड चेंज इनटू द गैस। सब्लिमेशन में सॉलिड चेंज इनटू द गैस। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में चेंज गैस में चेंज होता है और गैस लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड। ठीक है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस एंड गैस चेंज इनटू द सॉलिड। अब एक बार हिंदी में देख लेते। गलनांक। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनना शुरू हो जाए, वो उसका गलनांक कहलाता है। ठीक है, जिस ताप पर, ठीक है, कोई भी एक टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस वस्तु है और वो पिघलना शुरू हो जाए और पिघल कर द्रव बन जाए, वो पॉइंट उसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जो बर्फ का गलनांक होता है वो 273 के होता है, मतलब केल्विन। अब है मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई लिक्विड या द्रव वस्तु उबलने लगती है, ठीक है, मतलब वेपर में चेंज होने लगती है, वो उसका क्वथनांक होता है। मतलब जब द्रव गैस में चेंज होने लगे, वो उसका क्वथनांक पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो जल है, जल का क्वथनांक 373 के होता है। ठीक है, इस पे वो उबलने शुरू कर देती है। अब ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि किसे कहते हैं? वही सब्लिमेशन। ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, ठीक है, मतलब विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड, अभी वो लिक्विड में चेंज नहीं हो रहे हैं, ठोस अवस्था से सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो द्रव अवस्था में चेंज हुए बिना जो ठोस सीधा गैस में चेंज हो जाए, उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे रिवर्स में भी ठोस से गैस में चेंज हो जाए और गैस से सीधा ठोस में, उन्हें हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन विधि ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा ठोस में चेंज हो जाते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होते। एग्जाम्पल है कपूर। कपूर को और कुछ टाइम बाहर छोड़ो, वो ठोस है, सॉलिड है, ठीक है, कुछ टाइम बाद, ठीक है, वो धीरे धीरे कपूर जो है वो सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इनको चेंज करना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए दो जो फैक्टर हैं वो इम्पोर्टेंट है। पहला, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके हम सॉलिड को लिक्विड एंड लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। देखो, सॉलिड है, सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसे हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बर्फ होती है, बर्फ फ्रिज में है, वो सॉलिड है, अगर फ्रिज से बाहर निकाल दे तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने पे वो लिक्विड में चेंज होने लगती है।
तो सॉलिड अगर हीट हो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। उसी लिक्विड को मतलब उस बर्फ को जब वो मेल्ट हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई, आप किसी बर्तन में डालकर, ठीक है, उसे गर्म करेंगे तो वो गैस में चेंज हो जाती है। ठीक है, मतलब पानी उबलता है, उबलने के बाद वो स्टीम में चेंज होने लगती है। स्टीम गैस ही है। ठीक है, अब अगर से रिवर्स में करें, गैस को अगर हम ठंडा करें, मतलब प्लेट मान लो खाने पे हम देखो, जब हम गैस पे खाना वगैरह पकाते हैं, प्लेट ढककर पकाते हैं, अगर उस प्लेट को आप साइड में रख दो तो कुछ देर बाद देखो वो प्लेट के ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो वो पानी क्या, वो गैस होती है जो टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो गैस को अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऐसे ही लिक्विड है, उससे और अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो वह सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉलिड को लिक्विड एंड लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, एंड टेम्परेचर डिक्रीज करके, कूलिंग करके गैस को लिक्विड एंड लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। अब देखो ये पानी की स्टेट्स है। 25 डिग्री पे है तो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है, 0 पे है तो सॉलिड जैसे आइस। ठीक है, एंड 100 सेल्सियस पे तो वाटर है जो स्टीम बन जाता है, गैस। ठीक है, तो देखो ठोस है, उसे ऊष्मा मिलने पर, ऊष्मा मिलना मतलब वही टेम्परेचर बढ़ना, तापमान बढ़ने पर द्रव में, द्रव को और तापमान बढ़ने पर हम गैस में चेंज कर सकते हैं। ऐसे तापमान घटाकर गैस को शीतल करके हम द्रव में, और द्रव को और शीतलता देकर मतलब और ठंडा करके और टेम्परेचर कम करके सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल बर्फ, या बर्फ है फ्रिज में, फ्रिज से बाहर निकाल देंगे तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ने पे वो द्रव में चेंज हो जाएगी। वही द्रव को अगर आप गर्म करने रख दो तो वो गैस में चेंज होने लगता है। ठीक है, देखो जो सेकंड फैक्टर है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ प्रेशर। पहले था बाय चेंजिंग बाय द टेम्परेचर, अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग ऑफ प्रेशर। प्रेशर डाल के हम कैसे उसकी स्टेट्स में चेंज कर सकते हैं। हिंदी है, हिंदी में पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करके, ये हम पढ़ चुके हैं। अब है तापमान में परिवर्तन के द्वारा। ठीक है, पदार्थ की अवस्था दाब में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। देखो दाब बढ़ाने पर मतलब प्रेशर डालने पर, और अगर टेम्परेचर कम कर दे तो गैस को द्रव में बदला जा सकता है। ठीक है, तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करेंगे, मतलब उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो उनके कणों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी और जो गैस है वो द्रव में बदलने लग जाएगी। देखो ये 3 डायग्राम दिख रहे हैं आपको। पहले वाले में प्रेशर कम है, ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स थोड़ी ज़्यादा दूर है, और सेकंड में और प्रेशर डाला तो उसके पार्टिकल्स और पास आ गए। थर्ड वाले में उसके पार्टिकल्स एकदम क्लोज हैं। ठीक है, तो प्रेशर डालने पर, ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, पदार्थ के कण, वो पास आने लगते हैं। वैसे पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, बट जब उन पर प्रेशर डालते हैं तो उसके पार्टिकल पास आने लगते हैं। ज़्यादा दाब बढ़ने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। जैसे जैसे उस पर प्रेशर डाला जाता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। इसी तरीके से हम गैस को द्रव में चेंज कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये याद रख लेना, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन विधि का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी आता है, मोस्टली पेपर में आ रखा है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये इसको जब हम, ये सॉलिड है, इसे हम गैस में चेंज कर सकते हैं बिना द्रव अवस्था में चेंज किए बिना। तो ये सॉलिड है, सॉलिड चेंज हो रहा है डायरेक्टली इन गैस, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड। तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड किसका एग्जाम्पल हुआ, सब्लिमेशन का, ऊर्ध्वपातन विधि का, क्योंकि यहाँ पर जो ठोस है वो सीधा गैस में चेंज हो रहा है, किस पे, दबाव डालने की वजह से। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है,
जो प्रेशर होता है, ठीक है, सिलेंडर पे जब प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, ठीक है। एंड उसके ऊपर प्रेशर डालने की वजह से जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होने लगती है, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो पार्टिकल्स ज्यादा दूर हैं इसके, यहाँ पार्टिकल्स और क्लोज आ गए, यहाँ बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर से प्रेशर इसके ऊपर डाला जा रहा है। तो प्रेशर डालकर, ठीक है, जो लिक्विड गैस है उसे लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। देखो बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो पार्टिकल्स है गैस के, ठीक है, वो बहुत ज्यादा क्लोज आने लगते हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्राई आइस, ठीक है। ये ड्राई आइस है जो कि चेंज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन अ लिक्विड, लिक्विड में चेंज हुए बिना ये डायरेक्टली ड्राई आइस से, मतलब सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो रही है, इसलिए एग्जांपल है सब्लिमेशन का, ठीक है। किस वजह से इसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की वजह से, ठीक है, ये गैस में चेंज हो जाती है। अब देखो सॉलिड को लिक्विड में, ठीक है, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में, लिक्विड को फ्रीज करके सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। ऐसे लिक्विड को वेपरेशन करके, मतलब जब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो हम गैस में चेंज हो जाएंगे, और जब गैस का टेम्परेचर कम किया जाए तो उसे लिक्विड में चेंज किया जा सकता है कंडेंसेशन के मेथड से, ठीक है। ऐसी सॉलिड को गैस में और गैस को सॉलिड में चेंज किया जा सकता है बाय द सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल ऐसे चलता रहता है, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस और गैस को वापस सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। हिंदी वाली भी एक बार देख लो, द्रव है, ठीक है। द्रव का जब सॉलिड है जो ठोस है, ठोस को तापमान कम करने पर संगलन करके, ठीक है, मेल्ट करके द्रव में चेंज किया जाता है। द्रव को, ठीक है, टेम्परेचर ठोस का जब हमने तापमान बढ़ा दिया तो वो द्रव में चेंज हो गया, जब द्रव का टेम्परेचर कम कर दिया, तापमान कम कर दिया तो वो ठोस में चेंज हो गया। ऐसी द्रव का तापमान बढ़ाकर उसे वाष्पीकृत करके गैस में चेंज कर सकते हैं, गैस का तापमान कम करके संघनन करके उसे द्रव में चेंज करते हैं, ठीक है। एंड ठोस को गैस में, गैस को ठोस में उर्ध्वपातन विधि द्वारा चेंज किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। लास्ट है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव जो है, ठीक है, गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। पहला है सतह का क्षेत्रफल। जब सतह का क्षेत्रफल ज्यादा हो, मतलब एरिया ज्यादा होगा, तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, ज्यादा स्पीड से जो पानी है वो भाप बनकर उड़ेगा। जैसा एग्जांपल के लिए कपड़े आप फैलाकर सुखाते हो तो जल्दी सूख जाएंगे, या आप उसे सीधा ऐसे धोकर कहीं टांग दो बिना फैलाए हुए, तो क्या वो जल्दी सूख जाएंगे? नहीं, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हमें किसी गर्म चीज को ठंडा करना होता है तो हम उसे बड़े बर्तन में करते हैं, या जैसे चाय है वो कप की अपेक्षा प्लेट में या बड़ी कटोरी में डालो तो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ने से उसकी वाष्पीकरण की दर, ठीक है, वेपरेशन की जो रेट है वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि करके, ठीक है, इंक्रीजिंग द इन टेम्परेचर। तापमान में वृद्धि करके वाष्पीकरण की दर को बढ़ाया जा सकता है। एग्जाम्पल ले लो गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है, जबकि सर्दियों में कपड़ों को सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि जब तापमान ज्यादा होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जब तापमान कम होता है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब वाष्पीकरण की दर है क्या? वो स्पीड जिससे पानी जो है वो गैस में चेंज हो रहा है। आर्द्रता मतलब होती है हवा में नमी। अगर हवा में नमी ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होगा। जैसे कि जो सर्दियों के टाइम में जो हवा चलती है उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि गर्मियों में जो लू चलती है मई जून के महीने में, उसमें हवा में नमी बिल्कुल ना के बराबर होती है, तो ऐसे में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होती है, कोई भी चीज आसानी से ठंडी हो जाती है। फिर है वायु की गति।
वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति मतलब कम है तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। ठीक है, हमें कोई चीज़ जल्दी ठंडी करनी होती है तो उसे हम हवा में या पंखे में रखते हैं, क्योंकि वायु की गति तेज होती है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण की दर उसमें बढ़ने लगती है। तो इंग्लिश में याद रख लेना। ठीक है, फैक्ट ऑफ वेपरेशन, एक्सपोज्ड द सरफेस एरिया को बढ़ाकर सरफेस एरिया बढ़ने पे जो रेट है वेपरेशन की वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ने पे जो पार्टिकल्स है उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वो ज्यादा तेजी से गति करते हैं, तो ऐसे में वेपरेशन जल्दी होता है। ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी मैंने बता ही दिया कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो वेपरेशन कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो वेपरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, फिर है विंड स्पीड। ठीक है, अगर विंड स्पीड इंक्रीज है तो वही है रेट ऑफ वेपरेशन वो ज्यादा होगी, अगर विंड स्पीड कम है तो रेट भी कम होगी। अब देखो, वेपरेशन ऑलवेज अक्यूजिंग द कूलिंग। जब भी वेपरेशन होता है, ठीक है, तो पानी को भाप बनाने में, स्टीम बनाने में उसकी जो खुद की एनर्जी होती है वो सारी चली जाती है, फिर अपने आसपास से वो एनर्जी लेता है, जिसकी वजह से आसपास की जो चीजें है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, द कूलिंग अक्यूज बाय द वेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द लिक्विड वेपरेट। ठीक है, जब लिक्विड जो है कुछ भी चीज वेपरेट करती है, ठीक है, तो जो उसके आसपास की चीजें होती हैं उससे वो हीट लेती है, मतलब उसकी सारी हीट वेपरेशन में चली जाती है, इसलिए आसपास की जो चीजें होती है वो हीट अपनी लूज कर देती है, जिसकी वजह से वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, जैसे कि आप अपने हथेली पर एसीटोन, ठीक है, या सेंट वगैरह डालते हैं, तो जितने एरिया पे डालते हैं उतने हथेली पे ही आपके क्या कहते हैं, हाथ पे ठंडक महसूस होती है। ठीक है, यू फील कूल, क्योंकि उतनी एरिया की जो हीट है, ठीक है, वो वेपरेट होने में, ठीक है, चली जाती है, इसलिए वो जगह आपकी ठंडी हो जाती है। या आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में शाम को सड़कों पे या छतों पे पानी डाला जाता है, वो भी इसलिए डाला जाता है ताकि उसकी जो गर्मी है वो वेपरेट हो जाए। ठीक है, वेपरेशन में सारी इसकी हीट चली जाती है, उसके बाद वहाँ की जगह जो है ठंडी हो जाती है। इसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो, एक एसीटोन वाला आ गया, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये क्वेश्चन भी ज्यादातर आता है। हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि वो इजीली जो है उसमें वेपरेशन की जो दर है वो ज्यादा होती है। ठीक है, वो इजीली जो पानी है उससे वेपरेट कर लेता है, और फिर जो हवा हमें लगती है वो ठंडी लगती है। और मैदानों में पानी क्यों छिड़का जाता है, ताकि पानी छिड़कने से मैदान की जो हीट है, ठीक है, वो वेपरेट होने में चेंज हो जाए और आसपास की जगह ठंडी हो जाए। इस सब में जो कहीं ना कहीं रीजन है वो यही होता है, क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास के वातावरण से ऊर्जा लेते हैं, जिसकी वजह से वो आसपास की चीजें ठंडी हो जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।